हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल्स के चैप्टर से। जो कल मैंने आपको चैप्टर 1 करवा दिया था, अब ये उसी का जो रिमेनिंग रूल्स बचे थे और जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कल मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं पॉइंट पर आ जाऊँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक मैं आपको बिल्कुल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों को अपना एयरफोर्स में या नेवी में पूरा स्कोर करना है, वही इन वीडियोस को सीरीज वाइज देखे। कल मैंने पहला पार्ट करवाया था आर्टिकल का, आज सेकंड है, फिर परसों जो है वो कल थर्ड आएगा, फिर परसों इसका पूरा प्रैक्टिस सेशन आएगा। तो एक साथ के कंटिन्यूस वे में आपको देखना है, कोई स्किप नहीं करना यदि आपको पूरे नंबर चाहिए तो। अदरवाइज बीच में से कहीं देखेंगे तो इसका सर कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्कोर बेहतर हो पाएगा। फिलहाल हम आर्टिकल की बात करते हैं। तो देखिएगा, कल मैंने ये सवाल पूछा था और मैक्सिमम बच्चों ने इसमें जवाब दिया था। मैंने पूछा था अल्बर्ट हॉल एंड विक्टोरिया पैलेस, इन दोनों में क्या कोई आर्टिकल यूज होगा और वो क्या होगा। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है अल्बर्ट हॉल, ये आपको पता होगा ये प्रॉपर नाउन है। अल्बर्ट जो हॉल है ना, वो किसी के नाम के ऊपर ही रखा गया है। अगर नाम के ऊपर है मतलब वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। इज दैट क्लियर। दूसरा, आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि विक्टोरिया पैलेस, क्या लिखा है, विक्टोरिया पैलेस। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो भी यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो किसी के नाम पर इस पैलेस का नाम रखा गया है विक्टोरिया पैलेस। तो यहाँ पर भी फिलहाल में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब चलिए, आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और सच में बड़ा अच्छा लगा कि पॉजिटिव कमेंट के साथ में आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शुरू में ही लाइक करके अपने काम को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। चलेगा, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छे रूल्स हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है। और सर देखिए, इनमें जो अपवाद होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और आपके साथ में आपने कल सजेशन दिया था सर तुरंत हमें टेस्ट भी लगवाते जाइएगा, तो मैंने टेस्ट का भी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करते जाइएगा, आपको भी खुद ब खुद टेस्ट यहाँ पर लगाने का मौका मिलेगा और आप बहुत गलत करेंगे आर्टिकल में से भी, वो आप देख लीजिएगा। देखिएगा, मेरा 11 नंबर पर रूल मैंने क्या लिखा है आप उसे देखिएगा। रूल नंबर 11 कि फिजिकल पोजीशन से पहले दा का यूज होता है। यानी कि सीधी सी बात है, कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट प्लेस अगर आ जाता है तो उस एग्जैक्ट पोजीशन से पहले आपको दा का यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट, मैंने बोला जैसे कोई लड़का है वो लाइन में कहां पर खड़ा है, फर्स्ट पहले नंबर पर खड़ा है, तो वो उसकी पोजीशन है कि वो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। राइट, पोजीशन से समझ में आ रहा होगा कि वो किसी की पोजीशन को बता रहा है। यदि एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पता चलती है किसी व्यक्ति या पर्सन की, कि वो आगे है, पीछे है, फिर तीसरे पर है, चौथे पर है, ऊपर है, नीचे है, बॉटम में है, मिड में, तो वो एक पोजीशन को बताता है। जब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है मतलब वो पर्टिकुलर हो गया, मतलब दा लगेगा। तो ऐसे केस में देखिएगा, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, सेकंड लास्ट है, पोजीशन बता दिया ना, यहां पर जैसे ये खड़ा है मतलब सेकंड लास्ट हो गया, पोजीशन बता दिया, तो इन सब में दा का यूज होगा। वैसे ही देखो, उसने बता दिया जैसे एक वेल है और उस वेल में उसने बताया कि टॉप पर रस्सी रखी हुई है, तो पोजीशन बताया टॉप। उसने बोला मिडिल में रखी है, बीच में पोजीशन है, बॉटम में सबसे नीचे सतह पर रखी है, तो बॉटम में वो पोजीशन हो गया। बिगिनिंग स्टार्टिंग में, एंड में, द एंड लिखा रहता ना, द एंड, तो वो होता है एंड में, अंत में। तो पोजीशन बताने वाला और एग्जैक्ट पोजीशन पता चले तो आपको दा का यूज करना है। बहुत जगह कंफ्यूजन रहेगा इस वीडियो में, कोई भी कंफ्यूजन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब इतना मेहनत करके रख रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूल आपसे रहे। आपके सामने में एक सवाल एक रखा है और इस सवाल का आपको जवाब देना है। आप ट्राई करिएगा, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे ये लिख रहा है कि आंसर टू डैश सेकंड लास्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक्सरसाइज में से जो पीछे से जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, क्योंकि वो क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज आ गया
कि इस क्वेश्चन की पोजीशन उसने बताई है, कहाँ पर है, क्वेश्चन है पीछे से सेकंड लास्ट है, ठीक है, अंडरस्टैंड और नॉट। तो उस क्वेश्चन की पोजीशन को बता दिया और एग्जैक्ट बताया कि भैया पीछे से सेकंड है, ऐसा नहीं बोला पीछे से कोई सा भी क्वेश्चन है वो गलत है, नहीं नहीं, उसने एग्जैक्ट बताया। तो जब एग्जैक्ट बताएंगे तो इससे पहले आपको द आर्टिकल यूज करना है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको वैसे ओरली बता देता हूं, अगर इस तरह की कोई भी ऑर्डिनल गिनती आ जाए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, इनसे पहले दा ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर आप एग्जैक्ट पोजीशन से भी आप याद रख सकते हैं। चलिएगा, 11वां रूल पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं 12वें रूल पर चलता हूं और इसको देखते हैं कैसा है। वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस, यानी कि जहां पर भी कोई फेमस युद्ध आ जाते हैं या फिर कोई क्रांति आ जाती है तो उससे पहले भी दा लगाया जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर होता है ना। अब यहां पर भी देखना बहुत गलती बनती है, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने एक्सेप्शन भी अलग रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहला क्या है, वो वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था पहला। तो अब यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी, इस वर्ल्ड वॉर से पहले देखो ये ऑर्डिनल नंबर है, यानी फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ अगर लिखा आ गया वर्ल्ड वॉर से पहले, तो आप जानते हैं कि ये पोजीशन को बताता है, वो भी एग्जैक्ट पोजीशन को। तो जानते हैं कि वो यहाँ पर उससे पहले दा ही लगाया जाता है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर दा ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि वो संख्या भी आ रही है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वैसे ही देखिएगा, सेकंड आ गया, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, तो दा ही लगेगा। बाकी देखो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, इसका डेट आप लिखिएगा, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि बैटल ऑफ बक्सर ये युद्ध है, इसलिए ये फिक्स है, पर्टिकुलर हुआ था, उसी डेट को हुआ था, तो वहां पर आप दा लगाएंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांतियां, कोई भी क्रांति हो तो वहां पर क्या होगा, दा ही लगाया जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी 1857 की जो स्वतंत्रता की जो क्रांति थी, जो स्ट्रगल था, वो उसे बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो यहां पर दा लगेगा कि वो पर्टिकुलर, सभी एग्जाम्पल को सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि सर ने वैसे ही लिख दिया और वह छाप दो, ऐसा नहीं है, सुनना है आपको। वैसे देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सबको याद रखना है एग्जाम्पल्स को। फ्रेंच रेवोल्यूशन, बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिएगा जो कंफ्यूजन निकल के आता है, और वो कंफ्यूजन ये है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा वो मैं यहां पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे, ऊपर आपने देखा था वहां पर लिख रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नीचे लिख रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद में अगर रोमन में लिख दिया जाए फर्स्ट और सेकंड, तो याद रखना उस वर्ल्ड वॉर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। इज दैट क्लियर। यानी वर्ल्ड वॉर से पहले अगर आप गिनती में लिखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके अकॉर्डिंग तो उनसे पहले दा आता ही आता है, ये तो बात आप जानते हैं। लेकिन आगे से अगर मैंने फर्स्ट सेकंड हटा दिया वर्ल्ड वॉर से, और वर्ल्ड वॉर के बाद में रोमन में लिख दिया फर्स्ट सेकंड, ये रोमन है जो ये लिखा हुआ है, तो याद रखना इससे पहले यहां पर कोई भी दा वगैरह नहीं आएगा, क्लियर है। तो इसमें आप डाउट मत रहना, डाउट को मैंने लिखा है, मुझे पता था इसमें पक्का गलती हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। अब चलेगा, एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है, देखो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ज्ञान का बखान करूं, मैं चाहता हूं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं वही एग्जाम्पल मैंने लिए, अपनी तरफ से बहुत कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नहीं बनाए हुए। अब देखिएगा यहां पर बना हुआ है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट फॉर फूड एंड वाटर, यानी कि जो तीसरा जो ये वर्ल्ड वॉर होगा वो किसके लिए लड़ाया जाएगा, वो खाने के लिए और पानी के लिए लड़ाया जाएगा। इज दैट क्लियर। तो वो एक ये क्या है, एक ये एक्सपेक्टेशंस है, एक सोच रहा है, इमेजिनेशन है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर क्या लिख रहा है बताओ, वर्ल्ड वॉर से पहले अगर ये ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर मतलब गिनती 1 2 सॉरी गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तो कार्डिनल नंबर होते हैं, तो आपको उससे पहले दा लगा देना है, ठीक है। अगर यहां होता वर्ल्ड वॉर थर्ड होता, ये पीछे लिखा रहता, तो आप जो है इस तरह से भी लिखा होता तो भी चलता, ये जो तीन डंडे से होता ना इस तरह से, तो भी चलता, तो फिर उससे पहले दा नहीं लगाया जाता। तो फाइनली यहां पर दा आ जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, 13वें नंबर का रूल है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गलतियां भी होंगी,
तो मैंने गलतियों को भी यहाँ पर ले रखा है। अब देखिएगा हेवनली बॉडीज अगर कहीं पर आ जाएं, यानी खगोलीय पिंडों का नियम, क्योंकि वो अपने आप में अद्भुत होती हैं, तो अद्भुत चीजों से पहले दा का यूज किया जाता है। और याद रखना ए एन का बाद में आएगा, आप चिंता मत करिए, ए एन का रूल आपने नहीं बताया, बताऊंगा पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो जो अपने आप में इंडिविजुअल हो, तो अब आप एक चीज समझ रहे होंगे यहाँ पर कि जो अर्थ है, सन है, मून है, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक सन जो है वो आपके पड़ोस में हो और एक आपके घर में हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल है तो समझ लीजिएगा हमेशा इंडिविजुअल से पहले दा ही आएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे आर्कटिक सर्कल की बात हो रही है, अंटार्कटिक सर्कल की बात हो रही है। तो ये आप समझ सकते हैं जितने भी ध्रुव हैं वो अपने आप में पर्टिकुलर होते हैं, तो उनसे पहले दा ही यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, पोल स्टार जो ध्रुव तारा होता है वो भी अपने आप में यूनिक होता है, तो इसलिए उससे भी पहले दा आएगा। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और ये बच्चों वाला एग्जाम्पल है, सन राइजेज इन ईस्ट। आपको पता है ये हेवनली बॉडी है, अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है सूरज, तो जाहिर है उससे पहले दा आएगा। और ईस्ट, आपको मैंने कल रूल बताया था कि 8 दिशाओं में से कोई भी जो अंडरस्टैंड, जितनी भी दिशा 8 दिशाएं होती है ना, 4 तो वैसी होती हैं बड़ी बड़ी वाली और छोटी छोटी उनमें से सब निकल के आती है, तो उनको भी 8 को कुछ भी आ जाए उनसे पहले आपको दा ही लगाना है। तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था, उसमें भी बच्चे काफी गलत कर देते थे, तो वो उनके रूल मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताए थे। ठीक है, जिनको पूरा स्कोर करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सीक्वेंस से देखते जाना जो मैं आपको मेहनत करवाते जा रहा हूँ। तो यहां पर भी दाएगा क्योंकि वो डायरेक्शन की बात हो रही है। अब बात करते हैं रूल नंबर 14, और ये भी बड़ा अच्छा है। जैसे देखिएगा, नाउन पर्टिकुलर यानी निश्चित संज्ञा से पहले दा का यूज होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वैसे मैंने कल आपको हल्का हल्का बता दिया था इसके बारे में, फिर भी थोड़ा सा रह गया था तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। जैसे देखिएगा, अब ये खाली जगह है, यहां पर आपको बताना है कि बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। मैंने बोला कि लड़का जो बाहर खड़ा हुआ है वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरा छात्र है। तो यहां पर जो ये लड़का है, बताओ वो निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, कि भाई उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूं जो बाहर खड़ा है, जो मेरा स्टूडेंट है। मतलब जो बॉय है वो क्या हो गया, एक निश्चित हो गया। आगे लिख रहा है देखिएगा, मैन सिटिंग ऑन द बेंच यानी इज माई अंकल। वो जो बेंच के ऊपर जो इंसान बैठा हुआ है ना, वो मेरे अंकल हैं। मतलब बेंच के ऊपर जो भी बैठा है उसके बारे में निश्चित कर दिया कि वो कौन है, वो अंकल हैं, वो स्टूडेंट है। जब भी कोई नाउन अगर निश्चित कर दिया जाए तो उस नाउन से पहले हमेशा हमें दा का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में आगे कुछ कहा गया, उसके बारे में बताया गया, कौन है, किसका है, कहां से है। अगर पूरी बात कही गई हो जिससे समझ में आता हो थोड़ा थोड़ा, तो उससे पहले आपको उस नाउन से पहले आपको दा लगाना है। ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा रूल नंबर 15, और 15 भी काफी इंटरेस्टिंग रूल है। ये आपको याद रखना है एक ही झटके में, होल एंटायर कंप्लीट सेम। होल एंटायर कंप्लीट सेम बोलिए, होल एंटायर कंप्लीट सेम। याद रखना इसमें क्या होता है, देखिएगा ये मैंने जो तीर जो चलाए ना, इनका मतलब होता है पहले नाउन है, पीछे से स्टार्ट करो। नाउन से पहले अगर इनमें से कोई एक शब्द आ जाए और इस एक शब्द से पहले अगर दा आ जाए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वो क्या, कि अगर कोई भी नाउन है और उस नाउन से पहले होल एंटायर कंप्लीट सेम इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है, तो याद रखना इस जोड़े से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना ही करना है। जैसे आपने देखा होगा द होल नंबर, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, द होल नंबर, अंडरस्टैंड, द होल वर्ल्ड, द होल ब्लिज, द होल इंडिया। इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। होल एंटायर कंप्लीट सेम से पहले आपको दा लगाना है। एक और चीज याद रखना, इनके बाद नाउन आएगा और इनसे पहले दा आएगा। ये चीजें आप थोड़ा याद रखिएगा। अब आप देखिएगा यहां पर लिखा है होल बुक, मतलब होल के बाद नाउन है, जाहिर है इससे पहले क्या आएगा, दा आएगा। मतलब अब सर जी एक सवाल आपके मन में आ रहा हुआ, सर दा ही क्यों आया, आर्टिकल तो ए एन भी है, वो क्यों नहीं आया? तो देखिए इसका जवाब एक है, आप थोड़ा पढ़ के देखिएगा। उसमें लिखा है कि द होल बुक इज फुल ऑफ पेंट, जो प्रिंटिंग मिस्टेक, यानी कि उसने बोला है कि जो वो पूरी की पूरी किताब है, वो क्या है, पूरी की पूरी किताब
जो प्रिंटिंग मिस्टेक से बिल्कुल भरी हुई है। तो आप जान सकते हैं ये जो बुक के बारे में बात कही जा रही है वो एक इंडिविजुअल तरीके से कही जा रही है कि भाई ये किताब है ना, ये पूरी किताब गलती से भरी हुई है। इसका मतलब हम एक इंडिविजुअल किताब की बात कर रहे हैं, उससे निश्चित संज्ञा है, तो याद रखें उससे पहले दा आएगा ही आएगा। वैसे भी रूल है और वैसे भी रूल है, ठीक है, तो उससे पहले दा आ जाएगा। दूसरा देखिएगा, ही इज द सेम मैन हु स्टोल माई बैग, ये वही आदमी है, वही इंसान है जिसने मेरा बैग चुराया था। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इस आदमी के बारे में आगे भी बात कही गई है कि ये वही आदमी है जिसने मेरा बैग चुराया था। मतलब ये आदमी जो क्या कर दिया, ये एकदम पर्टिकुलर कर दिया, और पर्टिकुलर कर दिया मतलब पर्टिकुलर में तो दा आता ही आता है। तो देखो मैं रटा नहीं रहा आपको, एक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि भैया ये रियलिटी में ऐसा क्यों हो रहा है। और वैसे भी एक रूल था कि सेम आ जाए, अंडरस्टैंड, कंप्लीट आ जाए, एंटायर आ जाए, होल आ जाए, सेम आ जाए, तो उनके बाद नाउन आता है और इन शब्दों से पहले दा आता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, डाउट वैसे रहेगा नहीं यार, काफी मेहनत इनमें लगती है, तो मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। अब बढ़ जाते हैं यहाँ पर रूल नंबर 16, रिलेटिव प्रोनाउन का। ये बहुत अच्छा रूल है, तो प्लीज इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। जैसे अगर आपको कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर बीच में कंजंक्शन का कार्य कर रहा हो, इनमें से कोई भी आ जाए, जैसे हु, विच, दैट, तो याद रखिए अगर सेंटेंस के बीचों बीच में अगर हु, विच, दैट आता है और इनसे पहले कोई भी नाउन आ जाता है, तो उस नाउन से पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। गुरुजी ऐसा क्यों? तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने क्या बोला, बीचों बीच में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, हु, विच, दैट, ये कनेक्टेड होते हैं, ये कंजंक्शन होते हैं। तो इससे पहले जो भी नाउन है उसमें हमेशा आर्टिकल आएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? सर जी क्यों आएगा? अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहां पर लिखा है ही इज द बॉय, मैंने लगा दिया, ऊपर बताया तो जायज है, आप भी लगाएंगे। ही इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, उसने बोला है कि यह वही लड़का है जिसने पहला प्राइज जीता था। इसका मतलब ये हो गया कि जिसने भी पहला प्राइज जीता था उस लड़के के बारे में बात कही गई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉय यहां पर इस्तेमाल किया गया वो इंडिविजुअल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में आगे बात कही गई है, पता चल गया है कि वो लड़का कौन है। जब पूरी जानकारी पता चल जाए तो आपको उस नाउन से पहले दा लगा देना है। तो बताओ दा आएगा कि नहीं आएगा? सर जी तो एकदम मजा आ रहा है, मतलब हम तो आज तक इनको याद रटते थे, लेकिन आज तो पूरी क्लास में पढ़ने का, सीखने का मौका मिल रहा है। आगे देखिएगा, दिस इज डैश द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, ढूंढना। मतलब दिस इज द बुक, ये वही बुक है, विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो यहां पर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि देखिएगा इस बुक के बारे में पूरी बात कही गई है कि ये वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसका मतलब ये जो बुक है ना भाई, ये कोई एरी गैरी बुक नहीं है, ये इंडिविजुअल बुक है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर दा आएगा कि नहीं आएगा, आप भी बताइएगा। एक और देखिएगा, दिस इज द सेम डॉग दैट बिट हर, यानी ये वही कुत्ता है जिसने उस लड़की को काटा था। तो इसका मतलब ये हुआ इस डॉग को भी एकदम इंडिविजुअल बना दिया, उसके बारे में पूरी रामायण बताई गई है कि ये वही कुत्ता है जो तुम्हारे पीछे भागा था। क्लियर है? तो जहां पर भी एकदम इंडिविजुअल आपको नजर आ जाए वहां पर आपको दा ही लगाना है। इज दैट क्लियर? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है साहब, तो ये मैं, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यहाँ तो हुआ गया, यहाँ विच आ गया, वो मामला क्या है? देखिए सर जी, अगर कोई इंसान की बात हो रही हो तो जायज है, उसके लिए कंजंक्शन हु लगाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज, कोई वस्तु है तो आप विच लगा सकते हैं। और अगर कोई जैसे जानवर है, पशु है, तो वहां पर आप दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में मैंने कंजंक्शन में भी आपको बता दिया। अब आपके लिए एक टेस्ट है और इस टेस्ट को देखता हूं कितने बच्चे सही करेंगे, कितने स्टूडेंट इसे गलत करेंगे। और इस टेस्ट में, ये सच में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, आप खुद सोच के बताइएगा, आप भी अपना दिमाग लगाइए। देखिए आपके लिए बनाया जाता है तो मैं फालतू चीज तो रखूंगा नहीं इसमें। एक सवाल है, इसमें आर्टिकल इस्तेमाल करना है, ए एंड द कुछ भी लगाओ। ही इज डैश रिच,
क्या बताओ इसमें कोई आर्टिकल लगेगा क्या? आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ही इज आपको पता है रिच माने धनी, ये तो क्या है रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये तो एक एडजेक्टिव है। और आपको पता है ना आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है ना कि एडजेक्टिव के लिए। तो सर जी इसमें तो कोई नाउन ही नहीं है, इसका मतलब पहले वाले में तो कोई भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरी बात, दूसरा लिखा है ही इज रिच मैन, वो कैसा है एक धनी व्यक्ति है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो इस एडजेक्टिव से पहले आपको ए एन लगाना ही लगाना है। तो यहां पर आप देखिएगा रिच की साउंड के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अ रिच मैन, इज दैट क्लियर? दोनों एकदम क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा डैश डैश, ये लिख रहा है रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। वो ये कह रहा है कि जो मतलब पैसे वाले हैं ना भाई वो हमेशा खुश नहीं रहते हैं। अब इसे थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, ये एडजेक्टिव है ना रिच, और ये भी इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको वैसे रूल भी बताऊंगा और याद भी रखेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि राम सर आपने ऊपर बोला था कि अकेला अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उसके लिए आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन आप तो सर जी यहां पर आर्टिकल लगाने वाले हैं, तो सर ऐसे क्यों? क्योंकि ये तो खाली खाली एडजेक्टिव है ना सर, वही मैं आपको बताने वाला हूं। इसका ऐसे आप याद रखिएगा। हाँ, इनके अगर बाद में कोई नाउन आता तो आप खुश हो जाते, समझ में भी आता, लेकिन यहां पर कोई नाउन नहीं आ रहा तो इसे समझेंगे कैसे और वाकई में इसका फैक्ट रूल क्या होता है। देखिएगा, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री आ जाए मतलब कोई एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद अगर कोई प्लूरल वर्ब आ रही है, मतलब इनके बीच में कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव और वर्ब के बीच में कोई नाउन नहीं है। दोबारा बोलता हूं, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर कोई प्लूरल वर्ब आ जाए तो याद रखना हमेशा उस एडजेक्टिव से पहले आपको दा लगाना ही लगाना है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यानी कि अगर कोई भी एडजेक्टिव आता है और उसके बाद प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो रही है ना, तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो अकेले के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो सभी, वो पूरी कैटेगरी होल क्लास के लिए वो बताया जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर मैं ये लिख देता हूं कि द रिच और यहां लिख दिया द इंडस्ट्रियस, तो द रिच का मतलब हो गया सभी धनी लोग, धनी लोग, पैसे वाले लोग, इसका मतलब हो गया। तो जायज है पैसे वाले लोग हो गया, तभी तो यहां पर आर आया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तभी तो प्लूरल वर्ब आएगी ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर आर आया, तो मैं ये भी रीजन दिया कि वर्ब प्लूरल क्यों आई। दूसरी बात समझिएगा, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो अगर मैंने दा लगा दिया मतलब सभी मेहनती लोग, इसका मतलब हो गया। मैंने पुअर से पहले दा लगा दिया मतलब दा पुअर, सभी गरीब लोग हो गया। रिच से पहले दा लगा दिया मतलब सभी अमीर लोग हो गए। अब सभी अमीर हो गए मतलब ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी सवाल है, तो जायज है यहां पर वर्ब आ गई प्लूरल क्योंकि सभी को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और यहां पर देखिएगा वही मैंने रूल के रूप में, यहां पर हिंट के रूप में आपके ये सामने रखा हुआ है। यानी कि देखो मैंने क्या लिखा है कि वही बात लिखी है जो मैंने ऊपर समझाई है कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री आ जाए, जैसे रिच है, और उसके बाद डायरेक्ट अगर कोई वर्ब प्लूरल आ रही है, इनके बीच में कोई भी नाउन नहीं लिख रहा है, तो याद रखना इस पॉजिटिव डिग्री से पहले दा का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो पूरा जो एडजेक्टिव होता है ये पूरा कंप्लीट क्लास, कंप्लीट कैटेगरी को शो करता है, और कंप्लीट कैटेगरी को शो करने की वजह से यहां पर प्लूरल वर्ब आ जाती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहां पर थोड़े डाउट को भी मैंने यहां पर क्लियर किया है कि यहां पर लिख रहा है अ रिच मैन का मतलब एक अमीर आदमी, और मैंने लिख दिया रिच से पहले दा, इसका मतलब हो गया अमीर लोग, सभी पैसे वाले आदमी। इज दैट क्लियर? सर कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए, वैसे कोशिश तो मेरी पूरी है पेपर आपका एकदम मस्त जाए, कोई भी जो है क्वेश्चन आपसे ना रह पाए। अब देखिएगा यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि जो मैंने अब तक करवाया उसमें से एक ही अपवाद के रूप में है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाया जाता है। जैसे कल वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला था ना आपको, बोला था नहीं बोलता, अरे वही विक्टोरियाज पैलेस बताया था ना, वो प्रॉपर नाउन था, मैंने बोला था और उससे पहले दा नहीं लगाया था। ठीक है सर जी, तो वैसे ही यहाँ पर ये रूल है, अगर आपको एक सेंटेंस में ये देखो इसको आप पढ़ लीजिए तो समझ में बेहतर आ जाएगा। मतलब अगर दो प्रॉपर नाउन अगर आ जाते हैं एक सेंटेंस में,
जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना एक दूसरे से की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उससे पहले दा लगाया जाता है। ठीक है सर जी, अब समझिएगा। जैसे देखिएगा, यहां लिखा है डैश मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये एमटीएस का सवाल है, मैंने ज्यों का त्यों यहां पर रखा हुआ है। अब यहां पर ये बोल रहा है, देखो मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से की जा रही है कि भाई जो मुंबई है ना वो भारत का क्या है, मैनचेस्टर है। तो मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से की जा रही है, तो इसका मतलब जिससे तुलना की जा रही हो उससे पहले आपको दा लगाना है। आया समझ में? क्योंकि देखो मुंबई भी ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और यहां पर मैनचेस्टर भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, यहां पर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कंपैरिजन कहाँ की जा रही हो तो ऐसे में आपको जिससे कंपैरिजन किया जाता है उससे उसमें पहले आपको दा लगा देना है। सर जी अगर हम इसे भूल गए तो एक बात तो समझ में कि ये एक तो ये तो स्थान के नाम है, प्लेस के नाम है, तो इनसे पहले तो चलो हम दा नहीं लगाएंगे, ये बात तो हमारी समझ में आ रही है। लेकिन सर जी अगर भूल गए तो फिर क्या होगा, बताता हूं। देखिएगा, आपने दा ऑफ का जोड़ा हमेशा पढ़ा होगा ना कि ऑफ से पहले कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले दा आएगा। बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उस रूल को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर भी दा आ जाएगा और यहां पर भी दा आ जाएगा। मैंने बोला ना कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड है। क्लियर है? तो मतलब उससे तुलना की जा रही है। अब स्विट्जरलैंड तो अलग देश हुआ ना, लेकिन कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जा रही है, जबकि कश्मीर और स्विट्जरलैंड दोनों ही नाम है। तो ऐसे में जिससे तुलना की जाती है उससे पहले दा लगाया जाता है। ठीक है? और जिसके बारे में बात कही जा रही है, जैसे कश्मीर के बारे में, ठीक है, कालिदास के बारे में कही जा रही है, तो उनमें हम कुछ नहीं लगाते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब रूल नंबर 19, और 19 में क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, कभी इन्वेंशन आ जाए, आविष्कार आ जाए, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, तो इसमें बच्चे काफी डाउट में रहते हैं। तो वो मैंने डाउट बड़ा ही अच्छी तरह से मैंने सोच समझ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये आप समझिएगा, ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अगर सिर्फ जनरली तौर पे हो रहा है, सामान्य तौर पर, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो दुनिया जानती है सर जी, तो याद रखना उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा लगाएंगे। लेकिन अगर वो काउंटेबल के तौर पर हो रहा है तो उससे पहले ए लगाएंगे। सर जी बिल्कुल समझ में नहीं आया, बताता हूं। देखिएगा, मैंने बोला मैन हैज इन्वेंटेड द टेलीविजन। इसका मतलब मैंने यहां पर दा क्यों लगाया, ये लिख रहा है कि भाई इंसान ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या हो गया, ये तो दुनिया जानती है, अरे कोई ना कोई तो इंसान ही करेगा ना टेलीविजन का आविष्कार। ये तो एक जनरल वे है, कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य तौर पर सभी जानते हैं। तो जब सामान्य तौर पर किसी भी चीज की बात की जा रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले आपको दा लगा देना है। ठीक है? आगे देखिएगा, वी बॉट अ टेलीविजन ऑन दिस होली। उसने बोला कि हम होली पर हमने होली पर एक टेलीविजन खरीदा। तो ये अब आप एक समझ रहे हैं कि ये काउंटेबल तौर पर बात की जा रही है कि होली पर हमने एक टेलीविजन खरीदा। वो दो भी खरीद सकता था, तीन भी खरीद सकता था। ये अब देखो, ये जनरल बात नहीं हुई, सामान्य बात नहीं हुई, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक खरीद रहा है कि दो खरीद रहा है। ठीक है? तो यहां पर ये काउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ये टेलीविजन, तो यहां पर आपको ए लगा देना है। आगे देखिएगा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हु इन्वेंटेड द मोबाइल। यानी कि वो ये करा है कि भाई मोबाइल का आविष्कार किसने किया। अब आप जान सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा, जाहिर से कोई ना कोई इंसान ही करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये जो मोबाइल से पहले मैंने दाल ऑलरेडी लगा दिया है, तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं था, वो ऑलरेडी मैंने दाल लिख दिया है। ठीक है? तो यहां पर दा ही आएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिएगा, रूल नंबर 20 काफी अच्छा रूल है और इसे समझना भाई, कुछ गलती मत करना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिएगा, मैं पहले थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं तो मैं बताऊं, या फिर चलो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि एंड, आपने देखा एंड से जब दो नाउन को जोड़ा जाता है, किनको? एंड से जब दो नाउन को जोड़ा जाता है, जैसे ये देखो, ये दो नाउन है। ठीक है सर जी? क्या है ये?
ये दो नाउन है, ये देखो देखो ये एंड से जब दो नाउन को जोड़ा जाता है तो याद रखना उन दो नाउन से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, कभी नहीं होता। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उन नाउन से पहले आर्टिकल ए एन आएगा या दा आएगा? ये बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है सच में। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा ना तो सच बता रहा हूं आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा सर जी ये क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, देखिएगा देखिएगा एंड से जब दो नाउन को जोड़ा जा रहा हो और दो बार, मैं थोड़ा उल्टा रिवर्स करके समझाता हूं, देखिएगा अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब प्लूरल आ रही है इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो प्लूरल रहा होगा। क्लियर है ना? तो आपने भी हल्का हल्का पढ़ा होगा, याद आ जाएगा कि जब सब्जेक्ट प्लूरल पता है कब होता है? जब एंड से दो नाउन जुड़ रहे हो और इन दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल आ रहा हो, चाहे वो ए हो चाहे एन हो या दा हो। क्लियर है? अगर दो बार आर्टिकल आ गया चाहे ए एन या दा कुछ भी हो तो समझ लो दो मतलब दो इंसान के, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वो प्लूरल है। क्या है वो? प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब आती है, तो इसके साथ वर्ब क्यों आती है प्लूरल तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा यहां पर एक बात समझिएगा, अगर वर्ब सिंगुलर आएगी तो जाहिर है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब एंड से जब दो नाउनों को जोड़ा जाता है तो याद रखिए जब वो एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट, दोनों पदों को जब वो खुद ही रख लेता है, जैसे सपोज करो 26 जनवरी के मौके पर प्रिंसिपल भी वही होता है और चीफ गेस्ट भी वही होता है ज्यादातर स्कूलों में। इसका मतलब एक ही आदमी है ना, तो सिंगुलर हुआ, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ऐसे ही याद रखना जब एक ही व्यक्ति और वो दोनों कामों को कर रहा हो तो याद रखना सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले ही यहां पर आर्टिकल इस्तेमाल होता है, ना कि दूसरे वाले में। अच्छा यहां पर दो बार क्यों हुआ? क्योंकि वो प्लूरल वर्ब आ रही थी, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति थे। यहां पर सिर्फ पहले वाले में होता है, दूसरे वाले में नहीं होता। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। देखिएगा ये आपके लिए मैंने टेस्ट रखा हुआ है, अब देखता हूं कितने बच्चे इसमें सही करेंगे। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है सर जी ये आर्टिकल पर बेस्ड भी आता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी बेस्ड आता है, तो दोनों को बताऊंगा कि सवाल बनता कैसे है। तो चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की। देखिएगा इस तरह का जब भी कभी आपको आर्टिकल फिल करवाने के लिए आ जाए ना तो सबसे पहले आप वर्ब को देखना, क्योंकि वर्ब से ही आप अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है, कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। एक आर्टिकल आएगा या दो आएंगे, सिर्फ वर्ब से ही। चलो मैं समझाता हूं, आप अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए यहां पर हैव आ रहा है ना, हैव कब आता है? जब प्लूरल वर्ब, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना तभी वर्ब कैसी आती है बताओ? प्लूरल आती है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? जल्दी बताओ। ये वाला पार्ट है प्लूरल। क्या है ये? प्लूरल पार्ट है, मतलब एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो दो नाउन दे रखे हैं ना, प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट, ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। अब अच्छा, तो इन दोनों से पहले ही आर्टिकल आएगा। पहली बात क्लियर हो गई कि दोनों से पहले आर्टिकल आएगा, ये बात क्लियर। एक बार आप भले ही थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब डाउट ये है कि सर जी इन दोनों में ए आएगा कि एन आएगा या दा आएगा दोनों में, ये थोड़ा डाउट, ये वास्तव में डाउट बना हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा अब एक चीज देखिएगा, क्या होता है कि ए एन तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा यहां पर दा आएगा कि ए एन आएगा, इसका कंफ्यूजन। तो आप एक चीज जान सकते हैं कि अगर कोई वहां पर उत्सव हो रहा है, कि वो त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जाहिर है वहां पर प्रिंसिपल आएंगे जो कि एक इंडिविजुअल होते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, वो प्रिंसिपल इंडिविजुअल है ना अगर कहीं पर आ रहे हैं तो। चीफ गेस्ट भी इंडिविजुअल होते हैं सर जी, याद रखना। गेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन चीफ गेस्ट एक ही होता है, और एक होते हैं तो मतलब वो इंडिविजुअल हैं, और इंडिविजुअल हमेशा दा के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन दोनों से पहले दा का ही इस्तेमाल होगा। क्लियर है सर जी? डाउट मैंने क्लियर किया। अब आगे देखिए, इस सेंटेंस में दूसरे वाले में वर्ब क्या है बताओ? सिंगुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि एंड से जो दो नाउन जुड़ रहे हैं ना सर जी, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब वर्ब सिंगुलर आती है तो दूसरे वाले में कोई आर्टिकल नहीं आता। अच्छा पहले वाले में ए एन आएगा या दा आएगा? मुझको ये पता है सर जी कि एक ही व्यक्ति है, क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब आ रही है और वही प्रिंसिपल है, वही चीफ गेस्ट है, मतलब वो पर्टिकुलर बना हुआ है, तो यहां पर दा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो सर मेहनत तो लग रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि एकदम बल्ले बल्ले हो जाए। अब आगे देखो, तीसरा चौथा बहुत गलत करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। देखिएगा
यहां पर लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स वॉज रनिंग अलोंग द रोड, यानी वो ये कह रहा है कि ब्लैक और जो सफेद घोड़ा है ना भाई, वो रोड के किनारे पर क्या था, दौड़ रहा था। ठीक है, उसके किनारे किनारे दौड़ रहा था। अब यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि वॉज आ रहा है, इसका मतलब इसमें सेकंड वाले में तो कुछ आएगा नहीं। क्या नहीं आएगा, सेकंड वाले में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जब भी कभी सिंगुलर वर्ब आते तो सेकंड वाले में कुछ भी नहीं आता। क्लियर है सर? अच्छा, पहले वाले में आएगा तो पहले वाले में दा आएगा या ए आएगा? आप भी कंफ्यूज हैं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, क्योंकि मैंने पेपर पूरा बनाया तो जाहिर है मुझे पता होगा। अगर शुरुआत में मेरे सामने आता तो मैं पक्का गलत करता, आप जैसा कर रहे हो वैसा ही मैं करता। अच्छा देखिएगा, लेकिन इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसने बोला है कि जो काला और सफेद घोड़ा है वो सड़क के किनारे क्या है, दौड़ रहा था। अब जाहिर है यहां पर ये घोड़ा किसका है, कहां से आया है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताइए कि ये मेरा घोड़ा है कि किसका घोड़ा है, तो इसके बारे में आगे कोई बात नहीं कही है। अरे उसने बोला एक घोड़ा है सड़क के किनारे दौड़ रहा था, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। इसके बारे में कुछ डिटेल में तो नहीं कहा कि वॉज माइन, या फिर उसने कहा कि ये मेरा, मतलब कोई रिलेशन उसे नहीं पता है। जब नहीं बताया तो आर्टिकल क्या आएगा, ब्लैक के अकॉर्डिंग ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, दा नहीं आएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे लिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्सेस। यहां पर ये देखिएगा वर्ब जो आ रही है वो प्लूरल आ रही है, इसका मतलब इन दोनों में ही कुछ ना कुछ आर्टिकल आएगा। अब पहचानेंगे कैसे कौन कौन सा आएगा? यहां पर भी देखो वही है सेम, बस वर्ब को मैंने प्लूरल किया है, तो यहां पर भी कोई पर्टिकुलर वाली बात ही नजर नहीं आ रही है। आर्टिकल तो आएगा लेकिन पर्टिकुलर वाला कोई बात नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है मतलब किसी से भी पहले दा नहीं आएगा, तो दोनों से ही पहले ए आएगा। ठीक है, वो साउंड के अकॉर्डिंग लगा देना, ए या एन। तो यहां पर साउंड कॉन्सोनेंट की है, वो भी मैं डाउट क्लियर करूंगा। यहां पर देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट डॉग आर माइन। उसने कहा है कि जो काला और जो सफेद कुत्ता है वो क्या मेरा है। अब जान सकते हैं काला और जो सफेद जो कुत्ता है उसका बारे में बताया कि वो भैया मेरा है, मतलब इनको इंडिविजुअल कर दिया, इनको दुनिया जानती है कि मेरे हैं। ऐसा नहीं कि रोड पर कोई भी कुत्ता दौड़ रहा है। ठीक है सर जी, तो उसने क्लेरिफिकेशन दिया कि वो भाई मेरा है, इंडिविजुअल किया। तो इंडिविजुअल किया तो आप जान सकते हैं सर कि अगर प्लूरल वर्ब आ रही है तो दोनों में ही दा लगाया जाएगा, तो दोनों में ही दा लगा दीजिएगा, दोनों में दा लगाएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। क्या है, इंडिविजुअल है। हाँ, अगर ये सिंगुलर आता तो सिर्फ पहले वाले में आ जाता, लेकिन क्योंकि प्लूरल है सर जी, इनमें फिर मतलब क्या होता है, इसका अंतर क्या होता है? देखिएगा दा ब्लैक, इसका मतलब हो गया कि उसके पास दो कुत्ते हैं। उसने बोला कि एक तो उसके पास काला है और एक है सफेद कुत्ता। उसने बोला काला और जो सफेद कुत्ता है ना वो मेरा कुत्ता है, वो मेरे कुत्ते हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिएगा आगे में एएन का रूल, अब देखिएगा एएन का रूल मैं आपको बताता हूं। अब मैंने सेपरेट रखा हुआ है, इनडेफिनेट आर्टिकल में एएन आता है और इसमें क्या क्या है इसको इग्नोर मत करना, बहुत गलती होती है। मैंने हर गलती को रखा हुआ है जो बच्चे पेपर में करते हैं, स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बस तीन को ही पढ़ाता हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। इनमें गलती आप मत करना, पूरा स्कोर यदि करना है तो। अब देखिए ए एन का यूज उस नाउन की साउंड पर निर्भर करता है। सर जी ये बिल्कुल सही बात है, ए एन का जो यूज होता है जिस भी नाउन से पहले आपको ए एन का यूज करना है या फिर होगा, वो याद रखना हमेशा वो उसकी साउंड पर ही निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात, ए एन का जो यूज होता है वो 99% केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ही पहले होता है और कुछ नहीं होता। ये मैंने आपको रूल थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब देखिए साउंड का चक्कर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा वॉवेल आपने पढ़ा होगा, स्वर व्यंजन। अरे हिंदी में 33 होते हैं जो व्यंजन होते हैं, और जो 13 होते हैं वो स्वर होते हैं। ठीक है, वैसे ही वहां पर अच्छा इंग्लिश के अंदर मामला बहुत अलग होता है, उसमें 5 और वो अलग चीजें थे कि 5 21 का सौदा अलग है। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ साउंड से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। वॉवेल का मतलब है कि जहां पर भी अगर कोई शब्द लिख रहा है और उसे आप हिंदी में लिखेंगे तो उसका जो पहला अक्षर होगा, पहला पहला अक्षर, उसमें मात्रा नहीं देखना, उसका सिर्फ पहला पहला अक्षर अगर इस यहां पर मिल जाता है तो उसमें हमेशा एन ही लगेगा। लेकिन अगर किसी शब्द को लिख रहे हो और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसमें पहला पहला अक्षर अगर ये कॉन्सोनेंट में आ जाता है, यानी कासर और गज्ञानी के बीच में आ जाता है, कुछ भी आ जाए, मात्रा नहीं, पहले अक्षर को देखते हैं, तो उसमें हमेशा ए ही लगेगा, ना कि एन लगेगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई, नहीं हुई तो मैं आगे बताता हूं। जैसे ये आपका टेस्ट है
और यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है इसमें एक दो गलत होगा पक्का। देखिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ एक सेकंड, ये देखिएगा ये हो गया एप्पल। ये एप्पल है ना, तो इसे हिंदी में लिखेंगे तो देखो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है सर जी, ए आएगा ना एप्पल लिखेंगे तो। अरे लिख दो एप्पल ना, नॉट चप्पल। तो ए आ गया, मतलब ये ऊपर वाली लाइन में आ रहा है ना, वोवेल वाली में, तो पक्का यहाँ पर क्या आएगा बताओ, एन आएगा। यहाँ पर लिखेंगे ऑरेंज, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एन आएगा। अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला लिखेंगे तो पहले आ आएगा, मतलब एन आएगा। आगे इधर देखिएगा, आगे देखो ये लिखा है ट्री, ये टा से स्टार्ट हो रहा है। जब टा से होगा तो का से गज्ञानी के बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा। कार लिखेंगे तो ये का से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए आ जाएगा। बॉय लिखेंगे तो मतलब ये बा से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए आ जाएगा। बा उसी में आता है ना, का से गज्ञानी के बीच में। आगे देखिएगा, आगे एक और है, और ये है, ये देखिएगा, अच्छा और भी है, चलो बहुत बढ़िया और है। तो ये लिखा है देखो यूनियन, ये यू है, इसका डाउट मैंने पीछे लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। यूनियन लिखेंगे तो या से स्टार्ट होगा ना, जब या आ रहा है तो ए आ जाएगा। इसका कंफ्यूजन रहेगा सर जी, यू से पहले कभी ए लगता है कभी एन लगता है, क्या चक्कर है वो मैं बाद में बता दूंगा। अब इसे लिखो यूरोपियन, तो ये या से लिखेंगे ना, ये भाई यूरोपियन, कुल मिला के पहले अक्षर से मतलब होता है, तो या आ रहा है मतलब ए आ जाएगा। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हैं, यू आ गया ई आ गया, सिर्फ साउंड से मतलब रखना है, बचपन वाला रूल नहीं चलेगा। यहां लिख रहा है यूनिक बुक, ये भी या से स्टार्ट है, मतलब ए आ जाएगा। आगे देखो यहां पर लिख रहा है एम, तो यहां पर देखो एम ऐसे ही तो लिखते हैं ना भैया, तो एम ऐसे ही लिखते हैं, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से मतलब वही वॉबल वॉबल वाली साउंड आ रही है, तो मतलब यहां पर क्या आएगा, एन आ जाएगा। आगे देखो ए एफ आई आर, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन आ जाएगा। यहां लिख रहा है एस आई, तो एस फिर लिखेंगे आई, तो इस पहले वाले को देखो मतलब एन आ जाएगा। कंक्लूजन ये निकला कि अगर छोटे आ से बड़ी अंग के बीच में अगर पहला अक्षर आ रहा है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले आपको क्या लगा देना है बताओ जल्दी से, एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। अब मेरा एक और सवाल है यहाँ पर, चलो ये भी रह गया, ये भी बताओ। ब्यूटीफुल से पहले क्या आएगा बताओ जल्दी से, ये बा आ रहा है ना, ब्यूटीफुल तो लिखेंगे किसमें, बा, तो बा के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। और यहीं पर गलत हो गया, ये जितनों ने भी किया है वो एकदम गलत है, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। सर जी ऐसे क्यों गड़बड़ कर दिया आपने, ये फिर लिखाई क्यों था, मैं जानना चाह रहा था कि जो मैं सिंगुलर काउंटेबल वर्ड बोल रहा हूं, क्या इसको फॉलो करके बच्चे अपना ए एन लगा रहे हैं, या फिर वैसे तुक्का चल रहा, धुआंधार दूरियों लट चल रहा, चलो सॉरी। यहां पर एक चीज देखिएगा, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, और खाली मैंने बोला था ना ही इज रिच, उसमें कोई आर्टिकल नहीं आया था, क्योंकि आर्टिकल नाउन के साथ में आता है। यहां पर तो कोई नाउन नहीं दे रखा है, जब नाउन नहीं दे रखा तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहां पर कर देता ऑयल, बताओ ओ आ गया, ओ आ गया, बताओ आ सकता है क्या, यहां पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल को क्या आप गिन सकते हो क्या, जब नहीं गिन सकते, क्योंकि ए और एन इन दोनों का मतलब एक होता है, एक मतलब जिसे गिनेंगे। अब भैया ऑयल को आप कैसे गिनेंगे, एक तेल दो तेल, ऐसा तो नहीं कर सकते। आगे देखिए एक और सवाल है, गुड बॉय, तो यहां पर बताओ गो मतलब गा से स्टार्ट हो रहा है, गा से मतलब ए गुड बॉय होगा। ये ए क्यों आया, क्योंकि ये मैंने रूल बताया था कि अगर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर आर्टिकल इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, तो यहां पर अ गुड बॉय आ जाएगा। अब चलो आगे चलते, देखो वीडियो लंबा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और आपको मैं टाइम बताऊंगा कि रात में कितने बजे वीडियो शूट हो रही है। अब ये देखिए कुछ डाउट्स आपके हैं, और मैं यहाँ पर आपके डाउट्स को ले लेता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जब मैं एग्जांपल करवाता हूं तो उनको वो परमानेंट याद रट्टा मार लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। जैसे देखिएगा हिज फादर, यहाँ पर लिखा है, ये थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, हिज फादर इज एमएलए। अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा, एमएलए मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मतलब क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। अब इसे आप पढ़िएगा, अगर एमएलए की फुल फॉर्म आप लिखेंगे तो उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे ऐसे ही बोलते हैं ना, एमएलए को मैंने जस्ट खोल के नीचे लिख दिया है, बाकी सेम है। तो बताओ यहां पर क्या आएगा,
यहाँ पर देखो मेंबर है ना, मतलब माँ से स्टार्ट हो रहा है और माँ से स्टार्ट हो रहा है तो ए आएगा, और ऊपर वाले में क्या रहता है बताओ, एन। जबकि एमएलए ऊपर और नीचे भी एमएलए ही है, लेकिन वो खोल के लिखा गया है, तो देख लो ऊपर में एन आएगा, नीचे में ए आएगा। सिर्फ साउंड से मतलब होता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये निकला। आगे देखिएगा, ही इज एम ए इन इंग्लिश, यानी कि वो एम ए इंग्लिश के अंदर। अब देखो ए आ रहा है तो भैया जायज है, उससे एन आएगा। यहाँ पर बी ए मतलब बा आ रहा है, बा आ रहा है तो भैया ए आएगा। तो इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। चलिएगा मैं आगे चलता हूं। अब देखिएगा रूल नंबर 5 है, और ये इसमें कंफ्यूजन वाला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन का भी मैंने टेस्ट यहाँ पर रख रखा है, और ये टेंशन मत लेना, बस खत्म होने वाला है कुछ टाइम के बाद। अब देखो यू में क्या होता है, यू को कभी तो हम आ पढ़ते हैं कभी या पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर आ वाली साउंड आएगी मतलब वही वॉवेल वाली तो एन ही लगाएंगे, और जब व्यंजन वाली साउंड आएगी तो ए लगाएंगे। मतलब देखो इसे पढ़ेंगे अम्ब्रेला, अ मतलब एन आ गया। अंपायर वही जो उसमें होता है ना क्रिकेट में अंपायर, तो इसे यू को अंपायर पढ़ते हैं अ तो एन आ गया। और ई एम पी आई एम्पायर जो साम्राज्य वाला होता है। अच्छा अब देखो इनमें जो यू है ना, इसका जो साउंड आएगा वो या वाला साउंड आएगा। जैसे यूनिक बुक तो या आ गया मतलब ए आ गया, यूनिवर्सिटी या आ रहा है तो ए आ गया, यूनिक तो ए आ गया। इन चीजों को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए और देखता हूं कितने बच्चे इस टेस्ट को सही कर पाते हैं। चलेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि ये देखो क्या लिखा बताओ, ये लिख रहा है ईयर, क्या लिख रहा है ईयर, ई की स्टार्ट है तो यहाँ पर ई की साउंड है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है बताओ, ये जो वाई है ना वो क्या है बताओ, ये या की साउंड है, ईयर ईयर। ठीक है, कुल मिलाकर के ज्यादा साउंड बाउंड पे मत जाइएगा। तो यहाँ पर ई की साउंड है, मतलब ई की साउंड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, एन आ जाएगा। ये या की साउंड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा। अरे बोला ना अ ईयर ऐसे बोलते हैं, तो वैसे भी आप देख सकते हो। ये आवर, ये क्या है बताओ, ये आ की साउंड है मतलब एन आवर हो जाएगा, हाफ एन आवर बोलते ना। वैसे आप देखिएगा यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय है, एडजेक्टिव प्लस नाउन मतलब लगेगा, तो ये भी आवर मतलब ऑनेस्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पर देखिएगा 1 रुपी नोट, ये साउंड किसकी आ रही है बताओ, व की, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। जबकि ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आउल, आउल माने ओ, आ पे आ रहा है ना, तो मतलब क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो कोई भी डाउट में नहीं छोड़ रहा हूं। ये लग रहा है ओनियन, ओनियन में बताओ किससे स्टार्ट हो रहा है, ये आ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब एन आ जाएगा। ठीक है आगे देखिएगा, अच्छा यहाँ पर देखो ओ की साउंड सब में आ रही है ना, लेकिन इसमें ओ की साउंड मात्र एक ही है जिसमें ओ की साउंड व आती है, तो ये वन है, वन, तो जाएगा व आ रहा है मतलब ए आ जाएगा। तो ये भी डाउट्स आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। रूल नंबर 6 है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा और ध्यान रख लीजिएगा, उसको भी मैं याद करा दूंगा। रूल नंबर 6 में जब भी कभी यूनिट एंड प्राइस के बारे में किसी भी सेंटेंस में बात कही जा रही हो, तो उसमें आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना वो आप देखिएगा। मैंने यहाँ पर समझाने के तौर पर इसका रूल बना दिया, वैसे कोई रूल वूल नहीं होता, वैसे भी आप दिमाग लगा करके भी इसे सही कर सकते हैं। देखो रूल तो बता रहा हूं, उसके साथ में आपको एक तरीका भी बता रहा हूं कि आप कैसे इसे बिना दिमाग लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी कभी यूनिट आ जाए, सिर्फ यूनिट लिख रही है तो आपको उससे पहले दा लगाना है, लेकिन अगर रुपीज आ जाए और फिर बाद में खाली जगह फिर यूनिट आ रहा है तो उसमें ए एन का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिएगा यहां पर देखिएगा, मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, ये यूनिट है ना खाली, यहां पर कोई रुपए वगैरह नहीं आ रहा। उसने बोला है कि दूध को लीटर के द्वारा क्या है उसे जो है बेचा जाता है, दूध को भाई लीटर से ही जो है नाप तोल के क्या उसे बेचा जाता है। इसका मतलब खाली लीटर आ रहा है, तो यहां पर कोई ऐसा नहीं 1 लीटर से नापा जाता है कि 2 लीटर से नापा जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं। जब ऐसा आप नहीं कह सकते हिंदी में तो भैया ए एन कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ए एन का तो मतलब ही 1 2 से मतलब 1 2 होता है। ठीक है, मतलब ए एन का मतलब तो एक होता है, लेकिन वो गिनती में आ रहा है तो आप 2 3 भी तो नहीं लगा सकते ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर दा आ जाएगा। आगे देखिएगा, मिल्क इज सोल्ड 40 रुपीज लीटर, उसने बोला कि दूध को, उसने बोला लीटर 40 रुपए लीटर में बेचा जाता है। यार ये तो मतलब नहीं हुआ। अब यहां पर ऐसा करो, लीटर से पहले आप ए लगा दो। अब इसका मतलब देखना, उसमें ये लिख रहा है कि दूध को
40 रुपए का 1 लीटर, मतलब 1 लीटर की जो कीमत है वो क्या है बताओ? 1 लीटर की कीमत क्या है? 40 रुपए, यानी 40 रुपए की दर से दूध को बेचा जाता है। इसका मतलब 40 रुपए सिर्फ 1 लीटर के हैं। अब यहां पर आप दा लगाएंगे तो भैया कैसे समझ में आएगा कि वो 1 लीटर का दाम है कि 2 लीटर का दाम है कि 3 लीटर का दाम है? नहीं समझ में आएगा ना। तो इसलिए नहीं समझ में आएगा तो हमको दा ही नहीं लगाना। इसलिए यहां पर ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, ठीक है? जो भी रहेगा, लेकिन आर्टिकल में है तो भाई ए एन ही लगेगा, तो ए आ जाएगा। वैसे ही देखो, खाली यहाँ पर यूनिट आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? दा लगा देंगे। और बाकी तो अगर रुपीज और यूनिट आ रहा है तो आपको ए लगा देना, ए डजन, ठीक है? मतलब उसने ना कि 90 रुपए में 1 दर्जन एग्स जो है वो बेचे जाते हैं। अंडरस्टैंड? ये तो ये चीजें। अच्छा, आज की वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल का जो चैप्टर होने वाला है वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये ऐसे बड़े सवाल आते हैं, इनमें बच्चे भी बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनमें रूल तो लगता नहीं है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनमें कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि वो नाउन की पूरी एकदम कहते हैं ना क्वालिटी, जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो बस आगे आने वाली वीडियोस में बस मैं यही बताऊंगा। तो आपके डाउट को मैंने एकदम क्लियर कर दिया, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रहने वाला है इस वीडियो के संबंध में। तो पूरा डाउट मैंने क्लियर आपके सामने यहाँ पर कर दिया है, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछ लेता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वाटर, और इससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे अंत तक बने हुए थे। तो जितने भी बने हुए थे वो सब कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि वाटर से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। मैंने पूछा ए और एन, सिर्फ इन दोनों में से आपको बताना है, तो कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब आपको मैं टाइम दिखा देता हूं। जैसे देखो, आप पढ़ते ना सर, इसी तरह से मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है। सर, आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, एंड अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा कि राम सर की वीडियो आ रही है, मतलब उनको आपको देखना ही देखना है, ठीक है? और रेगुलर वीडियोस को देखिएगा। अब मैं आपको टाइम दिखा देता हूं। ये, अरे ये टाइम कहाँ गया? ये आप देखिएगा। अरे ये तो टाइम ही नहीं दिख रहा। एक सेकंड, 11, मतलब 11:49 का टाइम हो रहा है, मतलब 11:50 का टाइम ये हो चुका है। ठीक है सर जी, मतलब रात में इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, रेगुलर में इसी टाइम पर जो वो एकदम, क्योंकि दिन में तो पूरे नोट्स बनाने में निकल जाता है, बाकी रात में बच्चे सो जाते हैं, सब शांत माहौल रहता है। बाकी दिन में तो नहीं शूट कर सकता, बिकॉज कोविड की वजह से भी घर पर हूँ और बच्चे बहुत शोर करते हैं, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। बाय द वे, आप पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। वीडियो एकदम एकदम खत्म हो गया, उसके बाद मैंने अपनी राजी खुशी आपके साथ शेयर किया। चलो, थैंक यू।